हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी के बारे में बातें करी थी। क्या होता है फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी, किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए प्लॉट करते हैं, इसको भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज उसी में कुछ आगे बढ़ेंगे और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वगैरह की चर्चा करेंगे। फेस सेल की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्या होती है टर्म्स, किस तरह से इनको समझते हैं, किस तरह के इनके एक्सप्रेशन को हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेशन का किस तरह से होता है, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो फेस स्पेस में हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे। फेस स्पेस में हम लोगों ने ये बात करी थी कि हमारे पास मोमेंटम और पोजीशन के टाइप का कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, इधर हम सिंपल अगर 1D में दिखा मतलब दिखाना हमारे लिए 1D में पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि अगर हम 2D में जाएंगे तो 2 मोमेंटम और 2 पोजीशन के कोऑर्डिनेट इस तरह से, अगर 3D में जाएंगे तो 3 मोमेंटम के और 3 पोजीशन के कोऑर्डिनेट, 6 कोऑर्डिनेट, तो उनको दिखाना बोर्ड पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे जनरली 1D जो सिस्टम है, यानी कि एक पोजीशन और एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट, यानी टोटल मिला करके फेस स्पेस में वो 2D का हो गया। ठीक है, तो उसको दिखाना आसान होता है, तो हम जनरली इसको दिखाते हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होते हैं वो सब माइक्रो स्टेट्स को दिखाते हैं। इस तरह से माइक्रो स्टेट्स होती है ना। इन माइक्रो स्टेट्स को जो हम ट्रेस करते हैं तो हमारे पास एक जो कर्व बन करके आता है, उसको हम लोग फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स होती हैं। ओके, अब बात समझते हैं फेशियल क्या होता है, फेस सेल क्या होता है। इसको जरा समझना बहुत जरूरी है। फेस सेल, फेस सेल क्या होता है कि लाइक जैसे मान लो हमारे पास ये एक माइक्रो स्टेट है। ठीक है, ये एक माइक्रो स्टेट है। हमने क्या किया, एक देखो, जब भी हम किसी भी माइक्रो स्टेट को मान लो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो वो माइक्रो स्टेट ना लाइक एक पर्टिकुलर रेंज में पाई जा सकती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बात समझना ध्यान से। लाइक एक सिंपल से इलस्ट्रेशन से आप समझो कि लाइक एक पार्टिकल है। ठीक है, मैंने बोला कि ये पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन पर है। मान लो हमने इसकी एक पोजीशन डिफाइन कर दी x, y, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि कभी भी कोई जो पार्टिकल है वो एकदम एग्जैक्ट फिक्स पोजीशन पर हो। तो हम क्या करते हैं, जनरली एक फिक्स पोजीशन मानने की जगह, उस पार्टिकल की एक फिक्स पोजीशन मानने की जगह हम क्या करते हैं, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन मानते हैं। कि हम मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो x से x प्लस dx के बीच में कहीं है। मतलब dx बहुत छोटी सी दूरी है, लेकिन अगर 1D की बात करें तो x से x प्लस dx के बीच में कहीं पर पाया जा सकता है वो पार्टिकल। ये तो पक्का है, मतलब वो एग्जैक्टली x पर है ये मुझे नहीं पता, बट वो x से x प्लस dx के बीच में कहीं पर तो है। ठीक है, तो लगभग लगभग हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो मतलब लगभग लगभग x पर ही है। उसी तरह से ये जो माइक्रो स्टेट है, कोई भी एक माइक्रो स्टेट है, वो एग्जैक्टली उसकी सर्टेन पोजीशन जो है वो p, q से हम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, या q, p या p, q कुछ भी आप दिखा दो। मान लो p, q से या q, p से हमने इस तरह से दिखाया, तो इतनी एग्जैक्ट सर्टेन पोजीशन नहीं है उस माइक्रो स्टेट की। हमने क्या बोला कि वहां पर वो कुछ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर रीजन में उसके पाए जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी है। लाइक ये माइक्रोस्टेट इस रीजन में कहीं पर भी हो सकती है। हमने एक रीजन डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि इस रीजन में ये जो माइक्रोस्टेट, ये आयत जो हमारे पास माइक्रोस्टेट है, ये इस पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन बताना मुश्किल है, इस वजह से हमने उसकी रीजन डिफाइन कर दिया। इस रीजन को बोलते हैं हम लोग फेस सेल। क्या बोलते हैं? फेस सेल। फेस सेल वो जगह है, वो एक रीजन है जिसमें एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट पाई जा सकती है। हमने एक प्रोबेबिलिस्टिक चीज ले ली, हमने एक दायरा ले लिया कि इसके बीच में तो ये माइक्रोस्टेट पाई ही जाएगी, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोल रहे हैं फेस सेल। ठीक है, अब अगर हम सिंपल 1D की बात करें तो ये एक एरिया टाइप का होगा। 1D का मतलब एक मोमेंटम और एक पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ में। अगर हम इसमें अगर डीप में जाएंगे तो उसमें फिर वॉल्यूम बनने लगेगा वो। ठीक है, तो फिर फेस सेल एक पर्टिकुलर क्यूबिक टाइप का बनने लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, फेस सेल वो जगह है जहां पर एक पार्टिकल की एक जो माइक्रोस्टेट है वो पाई जा सकती है, ये इसका रीजन है। ठीक है, अब देखो, ये अगर माइक्रोस्टेट थी, ठीक है, हमने ये रीजन इस तरह से डिफाइन किया कि इस तरह से ये है। ठीक है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। मान लो ये माइक्रोस्टेट्स थी, ये माइक्रोस्टेट है। ठीक है, इस तरह से माइक्रोस्टेट है ये। ठीक है, तो हम क्या दिखा सकते हैं, इसको एक सेल से दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, कि इस तरह से ये हम फेस सेल से दिखाएं या माइक्रोस्टेट से दिखाएं, बात तो एक ही है। ठीक है, कि ये फेस सेल जो वॉल्यूम कवर कर रहा है, वही एक माइक्रोस्टेट भी एक तरह से वॉल्यूम कवर कर रही है। कैसे कवर कर रही है, देखो ध्यान से। आप ऐसे समझो कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये इस तरह से है, या ऐसे समझो भाई इस तरह से माइक्रोस्टेट्स हैं। तो
भाई एक्चुअल में तो ये इस तरह के हमारे पास स्क्वायर्स बने हुए, लेकिन हमने उनको इस तरह से इमेजिन किया कि इस रीजन में माइक्रो, कंफ्यूज मत होना, देखो ध्यान से कि लाइक हमने इस तरह से स्क्वायर्स मानो या इस तरह से स्क्वायर्स मानो, वो जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो सेम ही आएगा, समझ रहे हो, हम इस तरह से मिला, लेकिन जो हमारा देखने का नजरिया है वो ये वाला है कि लाइक हमें एक पर्टिकुलर रीजन में देख रहे हैं उस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट को, तो उस रीजन को हम फेस सेल बोल रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, फेस सेल है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फेस सेल्स हैं। ओके, यानी हमारे पास जो भी टोटल वॉल्यूम मिलकर के बना हुआ है वो कुछ फेस सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। अच्छा भाई, ओके, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम, हम 3D से शुरुआत करते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन से शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ फिर शुरुआत करता हूँ। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, 3D की अगर हम बात करें, 3D में बात करें, दिखाना मुश्किल है, हम लोग यहाँ प्लेन पे दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है, उसको ऐसे समझ लो 3D का मतलब क्या है, यहाँ पे 3D का मतलब क्या होगा, 6 डायमेंशन, ठीक है, 3 पोजीशन यानी 3Q है ना, 3Q है और 3P है, तो इसको आप 6 डायमेंशन डायरेक्ट लिखो। अब मैं 3 डायमेंशन की 6 डायमेंशन लिखूंगा, मतलब 3 पोजीशन और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। अच्छा, ओके, नंबर ऑफ फेस सेल, नंबर ऑफ फेस सेल निकालने का तरीका सिंपल क्या होगा, नंबर ऑफ फेस सेल, नंबर ऑफ फेस सेल, क्या नंबर ऑफ फेस सेल ही जो होंगे वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्यों होंगे, समझना ध्यान से। जैसे मैंने ये दिखाया आपको कि ये माइक्रोस्टेट्स हैं, तो एक जो माइक्रोस्टेट है वही, अगर एक माइक्रोस्टेट होगा तभी तो एक फेस सेल होगा। भाई मैंने क्या बताया, फेस सेल वो रीजन है जो एक माइक्रोस्टेट जिसमें पाया जाता है कि एक प्रोबेबिलिस्टिक दायरा है उसका एक, तो बेसिकली ये अगर एक माइक्रोस्टेट, इसका प्रोबेबिलिस्टिक दायरा ये है, इसके लिए ये है, तो बेसिकली अगर 2 माइक्रोस्टेट है तो 2 फेस सेल भी बनेंगे। तो इस तरह से मैंने बोला कि नंबर ऑफ फेस सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात। हम इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये हमारा मोमेंटम और पोजीशन दोनों इसमें कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। तो मान लो अगर हमें बोला जाए कि यहाँ नंबर ऑफ फेस सेल कितने, 2 फेस सेल हैं, यहाँ पे 2 फेस सेल है, और अगर 2 फेस सेल है इसका मतलब क्या है कि अगर हमें नंबर कैलकुलेट करना है 2 को, तो हम क्या करें, ये टोटल वॉल्यूम लिखे, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम लिखे, मान लो ये टोटल वॉल्यूम है कुछ V, ठीक है, इसको हम एक फेस सेल के वॉल्यूम से, एक फेस सेल का वॉल्यूम मान लो स्मॉल v, इससे अगर हम डिवाइड करा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। नहीं समझ आया, टोटल वॉल्यूम लिखा हमने, एक के वॉल्यूम से डिवाइड करा दिया, तो उसमें जो जितने नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, फेस स्पेस में जो टोटल वॉल्यूम बन रहा है उस उन पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट्स की वजह से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल। वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल कैसे कैलकुलेट करें, मैंने बताया कि ये जो फेस सेल है ये क्या है, इसमें एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिस्टिक दायरा है, ठीक है, यहाँ पे एक माइक्रोस्टेट पाई जा सकती है। तो बेसिकली ये हमारे पास इधर Q था, इधर हमारे पास P था, तो एक अगर हम बात करें कि अगर Q की डायरेक्शन में देखें तो ये एक अनसर्टेनिटी है जिसके बीच में हमारी जो माइक्रोस्टेट है वो पाई जा सकती है। तो इधर क्या है डेल्टा Q, इधर क्या है डेल्टा P। बेसिकली ये जो हमने दायरा लिखा, इधर डेल्टा Q अनसर्टेनिटी है, डेल्टा Q, ये क्या है डेल्टा P। तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होती है, डेल्टा Q डेल्टा P, डेल्टा Q डेल्टा P, ये होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ H या H क्रॉस, ठीक है, जनरली हम H क्रॉस बाई 2 लिखते हैं, तो उसको ऑफ द ऑर्डर लिख दिया हमने डायरेक्टली कि H के ऑर्डर का होता है, प्लैंक कांस्टेंट के ऑर्डर का होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसलिए इसके टर्म्स में हमने लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम एक डायरेक्शन में बात करेंगे तो H के ऑर्डर का होगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ 4 डायमेंशन में यानी 2 पोजीशन और 2 मोमेंटम लेके बात करेंगे तो वहां पे हो जाएगा H स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 6 डायमेंशन में बात करेंगे यानी 3 पोजीशन और 3 मोमेंटम तो हो जाएगा H क्यूब, ठीक है। तो हमें डिपेंड करेगा हम किसके लिए बात कर रहे हैं, 6 डायमेंशन के लिए बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल H क्यूब, क्योंकि डेल्टा Q डेल्टा P एक डायरेक्शन के लिए, तो हो गया, हम समझ रहे हो ना मेरी बात को, लाइक एक बार डेल्टा Q डेल्टा P, ठीक है, एक कंसीडर हो गई एक डायरेक्शन, ठीक है। दूसरे के लिए भाई 6D है, यानी इसमें 3 पोजीशन और 3 मोमेंटम है, यानी एक के लिए ये, दूसरे के लिए कुछ ये और तीसरे के लिए कुछ ये, ठीक है। तो इसके लिए H, इसके लिए H, इसके लिए H, टोटल कितना हो गया H क्यूब। अच्छा, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम हमारे पास, टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि लाइक
जो पोजीशन है, ठीक है, उसका टोटल वॉल्यूम और मोमेंटम स्पेस का टोटल वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, 6 पहले तो इंटीग्रेशन लगा दिया, 6 इंटीग्रेशन, ठीक है, dx dy dz ये हो गया हमारे पास, या dq1 dq2 dq3 लिख सकते हो, मैंने x y z से दिखा दिया, ठीक है, इंटू dpx dpy dpz। इस तरह से आप पढ़ते चले आए, इस वजह से मैंने इस तरह से लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, अपॉन h क्यूब, ठीक है, dx dy dz इसका आप टोटल इंटीग्रेशन करोगे क्या जाएगा, टोटल वॉल्यूम, इसको हम v से दिखा देंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट स्पेस का वॉल्यूम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dpx dpy dpz, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा, ये मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम। मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम मतलब एक स्फीयर आप इस तरह से ले लो, अगर मोमेंटम स्पेस की बात करें, जैसे px py pz की अगर बात करें, तो इसमें जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो एक स्फेरिकल वॉल्यूम बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आप मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम लिख लो 4/3, एक स्फेरिकल वॉल्यूम 4/3 पाई पी क्यूब, 4/3 पाई पी क्यूब अपॉन एच क्यूब। कोई दिक्कत है यहां तक? ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ फेस सेल, इसको मैंने एनपी से दिखा दिया, नंबर ऑफ फेस सेल इन 3 डायमेंशन। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फेस सेल इन 3 डायमेंशन। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी बात। अब हम इससे यहां से क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। यहां से क्या निकालेंगे हम, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी, या अगर हम मोमेंटम स्पेस में बात कर रहे हैं तो मोमेंटम स्पेस में एक पर्टिकुलर मोमेंटम रेंज के लिए, यानी p फ्रॉम p टू p प्लस dp, ठीक है, क्या चीज, फ्रॉम p टू p प्लस dp हमारे पास कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स है हमारे पास, या बोल सकते हैं कितने नंबर ऑफ फेस सेल है। नंबर ऑफ स्टेट्स का मतलब नंबर ऑफ फेस सेल इन द रेंज p टू p प्लस dp। ये कहां से कहां तक था, ये ऐसे समझो ये पूरे स्फीयर के लिए था, तो हमने क्या लिखा था, ये इसका पूरा वॉल्यूम लिख दिया। लेकिन हमें क्या करना है अब, उस पर्टिकुलर रेंज में, यानी p टू p प्लस dp के लिए, यानी अगर यहां पे हमने p माना है, इससे हमने dp दूरी पर मान लिया p प्लस dp यहां है, तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ फेस सेल आएंगे, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ स्टेट। सिंपल सी बात, समझना बात तो मेरे ध्यान से कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फेस सेल्स या नंबर ऑफ स्टेट्स in the range from p to p plus dp, from p to p plus dp, यानी जो ये हम लोगों ने नंबर ऑफ फेसेस लिखे थे टोटल लिखा हुआ था, यानी 0 से लेकर के p तक के, 0 से p तक के जो आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो गया। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर रेंज लगा दें उसमें फ्रॉम p टू p प्लस dp, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी निकल आएगी उसकी, क्योंकि हमने एक तरह से उसको डेंसिटी सॉरी dp से डिवाइड करा दें, ये भी समझ सकते हैं। या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को हम जनरली g से दिखाते हैं, आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, gp से, मोमेंटम स्पेस में जीपी लिख लो, जीपी से हम दिखाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, d बाई dp, अगर हम इसको रेंज इतने से डिवाइड करा दे, d बाई dp कर दे इसका np का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर रेंज के लिए बोला है ना, उस पर्टिकुलर रेंज के लिए बोला है ना, तो आप ऐसे निकाल लो, या आप सिंपल इसका वॉल्यूम निकाल लो, इस पर्टिकुलर सेल का वॉल्यूम कितना आएगा, 4 पाई p स्क्वायर dp, 4 पाई p स्क्वायर dp। ऑब्वियस सी बात है, आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तब भी कुछ इस तरह का टर्म आएगा। या आप इसको इंटीग्रेट करो, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, v बाई एच क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 पाई p स्क्वायर dp, 4 पाई जीपी डीपी, सॉरी इसको डेंसिटी ऑफ स्टेट, क्योंकि इस रेंज में दिखा रहे ना, जीपी डीपी क्योंकि इस रेंज में है, तो इस रेंज का हमने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, v बाई एच क्यूब इंटू इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 4 पाई p स्क्वायर dp। दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इधर, ठीक है, v बाई एच क्यूब 4 पाई p स्क्वायर dp का, यहां तक बात क्लियर है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, सिंपल सी बात, दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। मतलब हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ फेस सेल निकाला, जो भी नंबर ऑफ फेस सेल आया उसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू p, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ स्टेट जीपी डीपी, यानी उस रेंज में फ्रॉम p टू p प्लस dp इतनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं या इतने नंबर ऑफ फेस सेल हैं। फेस सेल ही हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स ही तो है, क्योंकि वहां पर तो आपकी जो माइक्रो स्टेट है वो ऑक्यूपाई कर रही है ना, वही तो हमारे पास स्टेट्स हो गई। तो ये आ गया हमारे पास, इसको ये आ गया मोमेंटम स्पेस, मतलब एक तरह से मोमेंटम के टर्म्स में आ गया। इसको हम एनर्जी के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एनर्जी के टर्म्स में यहाँ कर देता हूँ, चलो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एनर्जी के टर्म्स में क्या बात करेंगे, जब हम एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। यहाँ से dp की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें वहां पर रखना पड़ेगा। हमारे पास लिख लेते हैं एक बार, जीपी डीपी क्या आ गया हमारे पास, जीपी डीपी की वैल्यू आ गई हमारे पास v बाई एच क्यूब 4 पाई
पी स्क्वायर dp। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर 3D इन मोमेंटम स्पेस। ठीक है, इसको एनर्जी में हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दो, d इज इक्वल टू 2p dp बाई 2m। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से dp की वैल्यू हमारे पास जाएगी, dp इज इक्वल टू m बाई p de, और p की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2me। ठीक है, dp की वैल्यू उठा के वहां रख दो, p की वैल्यू उठा के वहां रख दो, क्या जाएगा GE DE। अब किसके टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में। GE DE इज इक्वल टू v बाई एच क्यूब इंटू 4 पाई p स्क्वायर की वैल्यू 2me इंटू dp की वैल्यू m de बाई √2me। ठीक है, एक √2me से एक √2me कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, v बाई एच क्यूब इंटू 4 पाई m इंटू √2me इंटू de। दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी रिप्रेजेंटेशन। ये आपका एनर्जी रिप्रेजेंटेशन में मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को दिखा दिया यहाँ पर। क्या मेरी बातें क्लियर है यहाँ तक? यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किस तरह से डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे, या आपसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स GE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻²²। डेंसिटी ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻²²। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक डेंसिटी ऑफ स्टेट 3D में कैलकुलेट करने के लिए? अब बात करते हैं 2D की। किसकी? 2D की। इसको उतारो अच्छा पहले। अब बात करते हैं हम लोग 2D की। 2D का मतलब 4 डायमेंशन इन फेस स्पेस एंड 2 डायमेंशन इन स्टेट स्पेस। ठीक है, तो हम सिंपल बात करते हैं 2D, या 2D हमारे पास स्टेट स्पेस, या अगर हम बात करें 4D इन फेस स्पेस, 4D इन फेस स्पेस। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास 2 इसमें पोजीशन के कोऑर्डिनेट होंगे, 2 इसमें पोजीशन के कोऑर्डिनेट होंगे, और 2 हमारे पास मोमेंटम के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फेस सेल। नंबर ऑफ फेस सेल इज इक्वल टू, क्या मैंने बताया कि आप टोटल वॉल्यूम लिखो। ठीक है, टोटल वॉल्यूम लिखा उस स्पेस में, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ फेस सेल, वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल, वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल। ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ फेस सेल या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, इसको बेसिकली लिखते हैं, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या है, सॉरी, इंटीग्रेशन 4 बार अब। ठीक है, क्योंकि 2 मोमेंटम 2 पोजीशन, तो dx dy मान लो हमने xy मान लिए। ठीक है, आप dq1 dq2 भी लिख सकते हो, dpx dpy, कोई दिक्कत, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल क्या हो जाएगा 2 डायमेंशन में, यानी h²। कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, चलो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, dx dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल बन जाएगा एरिया। ठीक है, सिंपल ये बन जाएगा एरिया, dx dy dz क्या बन रहा था उसका इंटीग्रेशन, वॉल्यूम, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सिर्फ एरिया, क्योंकि 2 डायमेंशन में है, dx और dy, dpx dpy। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक 2D में बनेगा। 2D में क्या बनेगा हमारे पास, सर्कल, और सर्कल के लिए एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है 4। भाई इसको px py अगर आप लिखो, इधर px py लिखो और इसको आप बनाओ इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक एरिया बनेगा, और अगर इसकी रेडियस p है तो क्या बन जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी पाई p स्क्वायर। तो एरिया इंटू पाई p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, एरिया इंटू पाई p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ये क्या गया हमारे पास, नंबर ऑफ फेस सेल NP। ठीक है, अगर हम यहाँ से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालें, तो क्या जाएगा हमारे पास, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यहाँ से कितना जाएगा, GPdP इज इक्वल टू क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं इसको, अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल बाई डेल पी, ठीक है, इंटू NP इंटू DP। करेक्ट है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो बेहतर लगेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, इसका आप डिफरेंशिएशन कराओ, क्या आ जाएगा a बाई एच स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2 पाई p और इंटू DP। करेक्ट है, ये आ गया हमारे पास GPdP, ये आ गया हमारे पास GPdP। ठीक है, एनर्जी में चेंज कर दो इसको, एनर्जी में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। इसको सिंपल में ये एक सेकंड में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चेक कर लेंगे मेरे को। ठीक है, यहाँ तक ये दिखा आपको, अब मैं उधर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा डी, चलो आगे कर यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ से फिर से वही बात करते हैं, DP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DP इज इक्वल टू हमारे पास फिर से आ जाएगा m बाई
√2me इंटू डी ई, करेक्ट है, कोई दिक्कत? इसको उठा के यहाँ रख दो इस वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है। ये आपका मोमेंटम स्पेस में आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये मोमेंटम स्पेस में आ गया, ठीक है। अब हम क्या किस में निकाल रहे हैं? एनर्जी वाले रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। क्या आ जाएगा? जी डी इज इक्वल टू ए बाई एच स्क्वायर इंटू 2 पी की जगह पे क्या रखेंगे? पी की जगह पे रखेंगे √2me, करेक्ट है, इंटू डीपी की जगह पे क्या रखेंगे? ये DE बाई √2me। ज्यादा साइड में हो गया क्या? नहीं, ठीक है, दिख रहा है, ओके। इधर देखो, √2me से √2me कैंसिल हो गया, कुछ बचा? नहीं बचा। क्या बचा यहाँ पर? GE इज इक्वल टू ए बाई एच स्क्वायर इंटू 2 इंटू m इंटू DE। ये आ गया हमारे पास डेंसिटी ऑफ सेट। ध्यान से अगर आप इसको देखो, ध्यान से देखो इस चेहरे को, यहाँ पे आपको दिखेगा कि डेंसिटी ऑफ सेट एनर्जी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो सिंपल एनर्जी का कोई टर्म नहीं आ रहा है, डी मतलब वो तो उसका चेंज है ना, ये तो डी है, टी से डी कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे जी जो है वो डी ई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़ टू पावर 0। उसमें किस क्या था? ई रेज़ टू पावर हाफ पर डिपेंड कर रहा था, इसमें क्या ई रेज़ टू पावर एनर्जी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फॉर टू डायमेंशन डेंसिटी ऑफ स्टेट डजंट डिपेंड ऑन द एनर्जी, ठीक है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग 1D की, ठीक है, इसको उतारो। अब हम बात करते हैं 1D की, किसकी? 1D का मतलब क्या हो गया? 2 डायमेंशन इन फेज स्पेस। 1D का मतलब क्या है? 2D इन फेज स्पेस, 2D इन फेज स्पेस मतलब 1 आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है, और 1 आपका मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, ओके, सिंपल सा तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फेज सेल निकालेंगे। नंबर ऑफ फेज सेल या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। फिर से वही बात, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 फेज सेल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम का मतलब डबल इंटीग्रेशन है इसमें, dx dpx, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 फेज सेल, इसमें क्या जाएगा? h, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन सिंपल कोई एक लेंथ के टर्म्स में आ जाएगा, तो यहाँ पर l लिखे दे रहा हूं मैं, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन सिंपल क्या आ गया? l आ गया। dpx का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया? p आ गया, ठीक है, अपॉन h। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बेसिकली मोमेंटम की वजह से यहाँ पर मेरे को p नहीं लिखना चाहिए, मेरे को 2p लिखना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम की पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यूज हो सकती है, तो मेरे को यहाँ पर 2p लिखना ज़्यादा उचित है, क्योंकि -p से +p हो सकता है, तो 2 वैल्यूज हैं, तो उसको मैं 2p लिख रहा हूँ, ठीक है, 2p, क्योंकि माइनस भी हो सकता है, p भी हो सकता है, तो आप जोड़ोगे तो 2p रेंज, मतलब बेसिकली p की रेंज में ही आएगा, तो आप p भी लिख दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डिपेंडेंस है वो आपकी सेम टू सेम आ जाएगी, ठीक है। मैं 2p इस तरह से लिख रहा हूँ कि प्लस और माइनस दोनों को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ फेज सेल, NP, ठीक है। हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? डेंसिटी ऑफ सेट्स GEDE या GPDP फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम निकालें, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा? 2L/H, ठीक है, इंटू DP, 2L/H इंटू DP, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मोमेंटम का काम ही खत्म हो गया, ठीक है। चलो चेंज कर लो इसको, ये आ गया आपका मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में। बाकी p²/2m को इज इक्वल टू एनर्जी रखेंगे हम, ठीक है। यहाँ से DE की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? DP की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से DP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास DEm/√2me, करेक्ट है। इतने बार लिखा है कि वो याद हो गई है, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा? GEDE इज इक्वल टू 2L/H इंटू m इंटू DE अपॉन √2me, करेक्ट है। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन, इसको काट पीट लो जो भी कट पीट रहा हो, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ये जो एनर्जी का टर्म्स है वो आ रहा है अंडर रूट के, वो भी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनर्जी पे किस तरह से डिपेंड कर रही है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻², क्योंकि यहाँ पर रूट स्क्वायर रूट लगा हुआ है, उसको आप ऊपर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में आ गया। हाँ, क्या यहाँ तक बात क्लियर है?
यहाँ किस तरह से आया, जी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दैट इज डिपेंडिंग ऑन एनर्जी इज किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ। ठीक है, ये होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, यानी किस तरह से डिपेंड करता है वो एनर्जी पे। ये कभी कभी इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपसे, ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, मैंने 3D के लिए क्या दिखाया था, 3D के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़ टू पावर हाफ। ठीक है, और 2D के लिए मैंने क्या बताया, 2D के लिए मैंने क्या बताया आपको कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डजंट डिपेंड ऑन एनर्जी, ये जीरो लगा दिया। 1D के लिए मैंने क्या बताया कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़ टू पावर हाफ, मैंने अभी बिल्कुल बताया। अब मान लो आप भूल जाओ एग्जाम में, तो मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि मान लो आप एग्जाम में भूल गए कि किस तरह से डिपेंडेंस हो रही है, तो उसको याद रखने की ट्रिक है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ट्रिक। ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया, अब ट्रिक की बारी आ गई कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़ टू पावर डी बाई एस माइनस वन। डी बाई एस माइनस वन, डी क्या है वहां पर, डायमेंशन, उसको आपको याद रखना है। डी क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, 1D 2D 3D, 3 डायमेंशन हो सकती है। डी की वैल्यू 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन आपसे किसके लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, एस क्या है, एस जो है वो एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है, लाइक यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है उसमें पी की पावर होता है। ठीक है, ये क्या है, एस क्या है, पी की पावर, पी की पावर। ठीक है, पी की पावर में क्या चढ़ा हुआ, लाइक यहाँ पे हम अगर इसको निकालना चाहिए इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे बोल दिया गया कि बताओ 3D के लिए, 3D के लिए हमसे बोला गया 3D के लिए मतलब डी की वैल्यू कितनी होगी 3, एस की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हम इसी के लिए बात कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है 2, एस की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़ टू पावर डी बाई एस, यानी 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़ टू पावर हाफ। क्या यही होता है, ये रख लो, बाकी आप चेक करके खुद देख सकते हो। यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे आप 1 रखोगे तो -1/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, फ्री पार्टिकल के लिए जनरली हम बात करते हैं। ठीक है, फ्री पार्टिकल जो होते हैं हमारे पास बॉक्स के अंदर, उसके लिए तो फ्री पार्टिकल के लिए इस तरह का रिलेशन बनता है। आपको कोई किसी दूसरे तरह का अगर सिस्टम दिया जा रहा है, लाइक एक हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक केस टाइप में दे दिया गया, जो ई इज इक्वल टू पीसी टाइप में है ना, ये रिलेटिविस्टिक केस है। अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस दे दिया गया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। ये क्या है आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस, ये क्या है नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अगर रिलेटिविस्टिक केस दिया जा रहा है, अगर रिलेटिविस्टिक केस दिया जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, जैसे मान लो दिया गया है ई इज इक्वल टू पीसी, इज इक्वल टू पीसी, तो यहाँ पे देखो एस की वैल्यू कितनी है, एस क्या होता है पी की पावर, यहाँ पे पी की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालेंगे। अगर रिलेटिविस्टिक केस में बात की जा रही है तो ये करेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक में ये बात करेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, पक्का 100%। तो आज हम लोगों ने बातें करी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने की, नंबर ऑफ फेस सेल निकालने की, वही नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स भी होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने फेस स्पेस की जितनी बातें थी वो सारी कंप्लीट कर ली है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वगैरह सब कुछ निकाल लिया हमने। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंसेंबल की, एंसेंबल कितने टाइप के होते हैं, लाइक माइक्रो कैनोनिकल, मतलब वो जो भी होता है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। उसकी फिर उसका थोड़ा सा अंदर जाऊंगा कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, किस किस तरह से हम लोग जो कैनोनिकल है उसमें क्या क्या पार्टीशन, मतलब वो सारी चीज़ें अपन करने वाले हैं अगली क्लासों में। ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर कोई ना डाउट हो तो बता देना, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, वो भी सारा लिख देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो प्यार बरसाते रहना अपने कमेंट सेक्शन में। बाकी कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे भी आकर बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, जिसका जो बहुत बातें हो गई, चलो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।